मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिहार स्पेशल फॉर ऑल एग्जाम। अफवाह तंत्र पहला टॉपिक है हमारा। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र क्या है और बिहार की नदियों का वर्गीकरण। तो अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा निश्चित वाहिकाओं धाराओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र उसके भूवैज्ञानिक, समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति और ढाल पर निर्भर करता है। थर्ड क्वेश्चन है भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, हिमालयों की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। बिहार के अफवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदियाँ हैं? गंगा नदी। बिहार के अफवाह तंत्र की मुख्य कौन सी नदियाँ? गंगा नदी। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ बिहार के कुल धरातलीय स्वरूप के कितने प्रतिशत भाग का विकास करती है? लगभग 90% भाग का। बिहार में जल संसाधन की प्रचुरता का मुख्य कारण क्या है? यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें करीब 120.5 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होता है, इसलिए। उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? 2 वर्गों में, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। बिहार की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की जलवाही है? अनुवर्ती नदियाँ, जो ढाल के अनुरूप अनुसरण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार के मैदान में प्रवाहित होती है? गंगा के विशाल मैदान में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार के मैदान में प्रवाहित होती है? गंगा के विशाल मैदान में। हिमालय की नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए अंततः किस नदी में मिलती है? गंगा की नदी में। उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए अंततः गंगा नदी में मिलती है। हिमालयी नदियों के प्रवाह का मुख्य मार्ग कौन सा? उत्तर से दक्षिण। हिमालयी नदियों के प्रवाह का मार्ग क्या? उत्तर से दक्षिण। बिहार की कौन सी नदियाँ विनाशकारी बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? हिमालय से निकलने वाली उत्तर बिहार की नदियाँ, जैसे कि कोसी नदी उत्तर बिहार से निकलती है। हिमालय की नदियाँ किस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप, मतलब ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती है? तो पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप को। उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर जल भरने का मुख्य कारण क्या है? इन्हें वर्षा जल के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियर हिमनद का भी जल प्राप्त होता है, इसलिए। बाढ़ के मैदान में नदियाँ किस प्रकार की आकृति बनाती है? गोखुर झील बनाती है। बाढ़ के मैदान में नदियाँ जो है गोखुर झील और विसर्प बनाती है, गोखुर झील और विसर्प बनाती है। उत्तर बिहार की नदियाँ मैदानी भागों में ढाल की कमी के कारण क्या करती है? बड़े पैमाने पर गाद का निक्षेप करती है, जिससे मार्ग अवरुद्ध होता है। नोट के अनुसार कौन सी नदियाँ बिहार और यूपी के मध्य सीमा बनाती है? घाघरा नदी, घाघरा सरयू नदी जिसे बोलते हैं, गंडक और कर्मनाशा नदी। बिहार और यूपी के मतलब कि कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदी। घाघरा को सरयू भी बोलते हैं, गंडक और कर्मनाशा नदी। उत्तर बिहार की नदियों की प्रकृति कैसी होती है? ये सदाबाहिनी और अत्यधिक वेग वाली होती है। उत्तर बिहार की नदियों की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर बिहार की नदियों की प्रकृति ये सदाबाहिनी और अत्यधिक वेग वाली होती है। दक्षिणी बिहार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः किस मौसम में सूख जाती है या जल कम हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर करती है। पठारी या प्रायद्वीपीय बिहार की नदियाँ मुख्य रूप से किस दिशा से प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर से, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गंगा नदी, उसका उद्गम, उसकी लंबाई, उसका प्रवाह और उसके कौन कौन से जिले हैं उसके आसपास के। ठीक है, तो भारत और बिहार की सबसे प्रमुख और लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, मतलब कि 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? बिहार में गंगा नदी का अफवाह जो है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? 15,165 वर्ग किलोमीटर में। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख भागीरथी के रूप में गंगा का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख भागीरथी के रूप में। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले में। गंगा मैया पहले बक्सा में बंद क्यों हो जाती हैं आप? गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जब भागीरथी के रूप में निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो सबसे पहले बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है। बक्सर के किस विशिष्ट स्थान के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो चौसा के पास। बक्सर में भी चौसा के पास जो है वहाँ से मतलब प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार को मुख्य रूप से किन 2 भागों में विभाजित करती है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, मतलब कि गंगा नदी जो बीचों बीच है, इसलिए ना। गंगा नदी बिहार के मैदानी भाग में किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा नदी बिहार के मैदानी भाग में किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी जाकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी। उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? उत्तर की दिशा से कौन कौन सी नदियाँ आके बिहार में मिल रही है? तो घाघरा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों, घाघरा, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा गंगा में मिलती है किस साइड से आके? उत्तर से आके, ठीक है। दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियाँ, तो दक्षिण दिशा से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल, फल्गु, हाँ किऊल नदी तो मेरे पास ही है, मेरे घर के बगल में ही, फल्गु और हरोहर के माध्यम से, और चानन, चानन सच में चानन तो एक जिला है, मतलब गांव है, तो वहाँ का नदी पुनपुन, सोन, कर्मनाशा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल, फल्गु और चानन, ये सब दक्षिण से जाती है और गंगा में मिलती है। गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? आंसर 12 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है बिहार में कुल 12 जिलों से मिलकर बहती है, जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और लखीसराय, नवगछिया क्षेत्र। गंगा नदी बिहार का, मेरा बिहार का प्रश्न लिए कितने नदियों से होकर गुजरती है? अब बहती है तो 12 जिलों से होकर। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिला से है। 12 जिला में कितना नदी हो सकता है बताओ? गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर सबसे लंबी सीमा लगभग 99 किलोमीटर बनाता है? पटना। गंगा नदी बिहार से बाहर किस जिले से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? कटिहार जिले के पास से होते हुए पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल है ना, और पश्चिम बंगाल दक्षिण पूर्व की ओर है, तो वहाँ से जाके वो गंगा नदी बंगाल में जाके प्रवेश करती है। गंगा नदी अंततः कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, कहीं से उत्पन्न हो, गिरना अधिकतर को है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया टॉपिक नंबर 3, गंगा की उत्तरीवर्ती सहायक नदियाँ, जैसे कि घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से। घाघरा नदी में उत्तर प्रदेश यूपी में किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू के नाम से। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के पठार पर स्थित मापचाचुंगो हिमनद। ये कौन सा नाम है भाई? घाघरा नदी का, अच्छा घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से उद्गम होता है? तो तिब्बत के पठार के पास स्थित मापचाचुंगो हिमनद के पास से। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? वाह, गोपालगंज जिले में। घाघरा नदी सबसे पहले गोपालगंज जिले में प्रवेश करती है। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कितने किलोमीटर तक बहती है? लगभग 58 किलोमीटर। घाघरा नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कितने किलोमीटर तक बहती है? घाघरा नदी बिहार और यूपी की सीमा पर लगभग 58 किलोमीटर बहती है। घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? घाघरा नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो सारण छपरा के निकट। घाघरा नदी बिहार में किस स्थान से, अभी गोपालगंज कुछ देखे थे ना, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो गोपालगंज में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी मिलती है? गोपालगंज से आके सारण छपरा के पास से गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में किन नामों से जाना जाता है? सप्त गंडकी, साल ग्रामी या नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्त गंडकी, साल ग्रामी और नारायणी। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंडक नदी का उद्गम जो है तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मान गमोट और कुतांग के पास से। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंडक नदी पैदा कहाँ से होती है? तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मान गमुट और कुतांग के पास है। गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंडक नदी है बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन में। ये कौन सा भैंसा लोटन है? गंगा नदी बिहार की कौन सी सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंडक नदी पश्चिम चंपारण से, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन में। नेक्स्ट, गंडक नदी बिहार के किन जिलों की सीमा निर्धारित करती है? तो गंडक नदी जो है बिहार की पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली की सीमा को निर्धारित करती है। गंडक नदी हाजीपुर के सामने किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी जो है घाघरा मिल रहा था सारण छपरा के पास है गंगा में, जबकि गंडक मिल रहा है सोनपुर पहलेजा घाट के निकट। गंगा नदी हाजीपुर के सामने किस स्थान पर? गंडक नदी गंगा में हाजीपुर के पास किस स्थान से मिलता है? तो सोनपुर, हाजीपुर के पास ही सोनपुर है और सोनपुर में पहलेजा घाट के पास से मिलती है। बिहार में गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में 260 किलोमीटर का लंबाई है गंडक नदी का। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बूढ़ी गंडक नदी का मतलब जो है वो पश्चिम चंपारण के रामनगर दून पहाड़ी में स्थित सोमेश्वर श्रेणी के चैतरवा चोर से है।
बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिम चंपारण की रामनगर दून पहाड़ी में स्थित रामेश्वर श्रेणी के चैतरवा चोट से। उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह गति वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली गति है बूढ़ी गंडक। से बूढ़ी के नाम से मत ऐसा सोच लेना कि स्लो स्लो बहता है, सबसे ज़्यादा उत्तर में तीव्र गति से बढ़ने वाली है बूढ़ी गंडक ही। बूढ़ी गंडक नदी किस जिले में गंगा नदी में विलीन होती है? तो बूढ़ी गंडक जो है वो खगड़िया जिले में, मुंगेर के ठीक सामने वाला खगड़िया जिला जो है वहाँ से गंगा में विलीन होती है। बूढ़ी गंडक नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर। 50 क्वेश्चन हमारा हो गया और 50 क्वेश्चन। अब फोर्थ टॉपिक्स है हमारा उत्तर बिहार की अन्य नदियाँ, जैसे बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। 4-5 नदियों को उस टाइम देख लिए थे, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, घाघरा हो गया। अब देखते हैं बागमती को, कमला को, कोसी को और महानंदा को। बागमती नदी का उद्गम नेपाल में कहाँ से होता है? तो काठमांडू घाटी के उत्तर में स्थित शिवपुरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी से। बागमती नदी का उद्गम नेपाल में कहाँ से होता है? काठमांडू घाटी के उत्तर में स्थित शिवपुरी श्रेणी में। बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले के सोरबतिया गांव के पास। बागमती नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी जिले के सोरबतिया गांव के पास। वर्तमान में बागमती नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? बूढ़ी गंडक में। और पूर्व में यह कोसी में मिलती थी, पहले ये कोसी में मिलती थी बागमती, अब बूढ़ी गंडक में जाकर मिलती है। अपना मतलब कि प्लान चेंज कर लिया, बोलेगा अपने बूढ़ी गंडक में मिलना, वो सबसे बड़ी नदी लगता है, इसका फास्ट फ्लो है, इसलिए बागमती सोच रही है बूढ़ी गंडक में जाके मिले। कमला नदी का उद्गम, कमला नदी, अब पहले बागमती खत्म, अब हम कमला नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो कमला नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल की महाभारत श्रेणी में स्थित सिंधुलिया गढ़ी के पास से। सेम बागमती काठमांडू घाटी के उत्तर में स्थित शिवपुरी श्रेणी में, और जबकि कमला नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी में स्थित सिंधुलिया गढ़ी के पास से। कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करते हैं? मधुबनी जिले के जयनगर में। मधुबनी जिले के जयनगर में। मिथिला क्षेत्र की एक अत्यंत पवित्र नदी किसे कहा जाता है? कमला नदी को। वाह, मिथिला नदी, अरविंद मैथिली को ये बताना पड़ेगा कि मिथिला क्षेत्र की एक अत्यंत पवित्र नदी है जो जिसे बोला जाता है कमला नदी। कमला नदी अंततः किस बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है? कोसी नदी काठगोला के पास से। कोसी नदी काठगोला के पास से। कोसी नदी को इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता था? बिहार का शोक नदी। ये तो 10-15 वाली क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिहार का शोक नदी। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत और नेपाल के किस क्षेत्र से होता है? इतना तो पहले ही बता दिया है कि कोसी नदी का उद्गम तिब्बत और नेपाल क्षेत्र से होता है। और किस क्षेत्र से? तो गोसाई थान चोटी के उत्तर सप्तकोशी की क्षेत्र से। गोसाई थान चोटी के उत्तर सप्तकोशी की क्षेत्र से। कोसी नदी बिहार के मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कोसी नदी जो है बिहार के मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो सुपौल जिले के भीमनगर, हनुमान नगर के पास से। कोसी नदी बिहार का सुख कहे जाने वाली जो नदी है वो एस.के. दास जहाँ पढ़ा है सुपौल में, वहाँ के भीमनगर हनुमान मंदिर के पास से कोसी नदी प्रवेश करती है। कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है? तो कटिहार जिले के कुरसोला या खगड़िया सहरसा सीमा के पास से। कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है? तो कटिहार जिले के कुरसोला या खगड़िया सहरसा सीमा के पास आकर। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह अत्यधिक मात्रा में गाद लाती है जिससे इसका तल ऊपर उठ जाता है। उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? महानंदा नदी। उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की महलदीराम पहाड़ियों से। महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की महलदीराम पहाड़ियों से। महानंदा नदी बिहार के किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। क्योंकि ये पूरब में है इसलिए। महानंदा नदी बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। महानंदा नदी अंततः गंगा में कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल के मालदा जिले नवाबगंज के पास। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले नवाबगंज के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण बिहार। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गुन। बिहार की सबसे अपवित्र या अशुभ नदी किसे माना जाता है? कर्मनाशा नदी। ऐसा तो लगता है कर्म ही पूजा है का एक पॉजिटिव नाम है, बट यहाँ बताया गया है यही कर्मनाशा अशुभ नदी माना गया है दक्षिण बिहार में। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ हुआ? कैमूर के पास। कौन सा कर्मनाशा, कौन सा कैमूर? कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य श्रेणी से कर्मनाशा नदी का उद्गम हुआ है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए कहाँ गंगा में मिलती है? बक्सर जिले के चौसा के पास। बक्सर जिले के चौसा के निकट कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गंगा पहली बार बिहार के एक जिला होता है जहाँ से आके वो गुजरती है वो बक्सर जिला, यहीं पे कर्मनाशा इसे पकड़ लेता है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए कहाँ गंगा में मिलती है? बक्सर जिले के चौसा के निकट। अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, निकलने वाली बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलने वाली बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी से निकल के बिहार में आने वाली जो नदी है वो सोन नदी है, और अमरकंटक पहाड़ी का है मध्य प्रदेश में। सोन नदी बिहार में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? रोहतास जिले में।
सोन नदी बिहार में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? रोहतास जिले में। सोन नदी पर बना बिहार का सबसे पुराना और प्रसिद्ध रेलवे पुल कौन सा है? अब्दुल बारी पुल, कोइलवर पुल जिसे बोलते हैं, अब्दुल बारी पुल। सोन नदी पटना के निकट किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मनेर के पास, दानापुर के स्थान पर। बिहार में सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर, 202 किलोमीटर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड के पलामू जिले के चौराहा पहाड़ी छोटा नागपुर पठार में। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड के पलामू जिले, झारखंड में एक पलामू जिला है, वहाँ चौराहा पहाड़ी है, वहाँ छोटा नागपुर पहाड़ भी है, वहाँ से पुनपुन नदी का उद्गम है। पुनपुन नदी बिहार के किन जिलों से होकर बहती है? अब वो मतलब झारखंड से आएगा बिहार में, तो वो पुनपुन नदी जो औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और पटना से होकर बहती है। पुनपुन नदी पटना के पूर्व में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? फतुहा के पास से, फतुहा के जंक्शन है ना, वहाँ से पुनपुन नदी मिलती है। फल्गुन नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से होता है? निरंजना, लीलाजन जिसे बोलते हैं, और मोहना नदी के मिलने से। फल्गु नदी का निर्माण निरंजना और मोहना नदी के मिलने से होता है। फल्गु नदी को मुख्य रूप से किस धार्मिक नगरी के लिए जाना जाता है? गया, यहाँ पिंडदान होता है। फल्गु नदी को किस मुख्य रूप से धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है? गया में यह पिंडदान होता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना नदी, अभी वर्तमान का फल्गु नदी जिसे बोलते हैं, यहीं पर महात्मा बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुई थी। फल्गु नदी गया के आगे जाकर किस क्षेत्र में विलुप्त होकर हरोहर नदी में बदल जाती है? टाल क्षेत्र में। फल्गु नदी गया के आगे जाकर किस क्षेत्र में विलुप्त या हरोहर नदी में बदल जाते हैं? टाल क्षेत्र में। क्यूल नदी का उद्गम कहाँ से है? झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पहाड़ी से। क्यूल नदी किधर से आती है? क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पहाड़ी से आती है क्यूल नदी। क्यूल नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? जमुई जिले के सत पहाड़ी के पास से। क्यूल नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जमुई जिले के सात पहाड़ी के पास से। क्यूल नदी अंततः लखीसराय जिले के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सूर्यगढ़ा के निकट, सूर्यगढ़ा के निकट से गंगा में मिलती है। क्यूल नदी अंततः लखीसराय जिले के किस स्थान पर मिलती है? सूर्यगढ़ा के निकट से। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है? जमुई जिले के चकाई ब्लॉक के बटपार पे। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में? जमुई जिले के चकाई ब्लॉक के पटवार पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नदी घाटी परियोजना, नहरें, पुल एवं विशिष्ट तथ्य। कोइलवर में सोन नदी का निर्मित डेहरी आन सोन बांध कब बनाया गया था? कोइलवर में सोन नदी पर निर्मित डेहरी आन बांध सोन बांध कब बनाया गया था? वर्ष 1874 में, सोन नहर प्रणाली के लिए 1874 में। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? गंडक से। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? गंडक नदी से। गंडक परियोजना के तहत मुख्य बांध कहाँ बनाया गया है? वाल्मीकि नगर भैंसा टोला में। गंडक परियोजना के तहत मुख्य बांध कहाँ बनाया गया? वाल्मीकि नगर भैंसा टोला में। कोसी परियोजना का समझौता भारत और नेपाल के बीच कब हुआ था? कोसी परियोजना का समझौता भारत और नेपाल के बीच कब हुआ था? 1954 में और 1961 में संशोधित हुआ था। कोसी परियोजना का समझौता 1954 में हुआ था और 1961 में संशोधित हुआ था। कोसी नदी पर बैराज का निर्माण कहाँ किया गया था? भीमनगर, नेपाल सीमा के पास। कोसी नदी पर बैराज का निर्माण कहाँ किया गया था? भीमनगर, नेपाल सीमा के पास। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर निर्मित है और यह किन दो शहरों को जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। महात्मा गांधी जो सेतु है वो गंगा नदी पर पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। राजेंद्र पुल मोकामा में जो है किस नदी पर बना एक संयुक्त रेल सह सड़क है? गंगा नदी पर। राजेंद्रपुर मोकामा किस नदी पर बना एक संयुक्त रेल सह सड़क पुल है? गंगा नदी पर। मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का नाम क्या है? मुंगेर में जो गंगा नदी बना उसका रेल सह सड़क क्या है? श्री कृष्ण सिंह सेतु। भागलपुर में गंगा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध सुल्तानगंज अनुवानी घाट पुल या विक्रमशिला सेतु स्थित है? विक्रमशिला सेतु। बिहार का वह कौन सा क्षेत्र टाल क्षेत्र कहलाता है? दक्षिणी गंगा के मैदान का वह नीचा भाग जो वर्षा ऋतु में जलमग्न रहता है। फतुहा से मोकामा तक। गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 घोषित किया गया। यह कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक बिहार से होकर गुजरात जाता है। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत सबसे बड़ा टर्मिनल कहाँ है? पटना गायघाट में। पटना में गायघाट है, वहाँ पे। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत सबसे बड़ा टर्मिनल कहाँ है? पटना गायघाट में। बिहार की नदियों में मिलने वाली संसार की सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। उत्तर बिहार की नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष लाई जाने वाली नई उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर नवीन मिट्टी। पटना में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में किस विशेष क्रूज नौका का संचालन किया जा रहा है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का MV गंगा विहार। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र। बिहार का अफवाह तंत्र मुख्य रूप से किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को।
ढाल और भौतिक बनावट के आधार पर बिहार की नदियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। उत्तर नदियाँ बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। बिहार के मैदानी भागों के धरातलीय स्वरूप को निर्धारित करने में किस क्रिया का मुख्य योगदान रहा है? नदियों के जलोढ़ निक्षेपण का। हिमालय से निकलकर बिहार के मैदानों में बहने वाली नदियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? बारहमासी या सदाबहानी। छोटा नागपुर पठार या विंध्य श्रेणी से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियाँ किस प्रकार की है? मानसूनी या मौसमी। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, अंततः किस दिशा में मुड़कर गंगा में मिलती है? दक्षिण पूर्व में। उत्तर बिहार की नदियों की वह कौन सा मुख्य विशेषता है जो इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ का कारण बनती है? अत्यधिक विसर्पण करना और अचानक मार्ग परिवर्तन करना। दक्षिण बिहार की नदियाँ किस दिशा से आकर गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए। उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर जल भरने का मुख्य स्रोत क्या है? हिमालय के हिमनदों का पिघलना और मानसूनी वर्षा का जल। बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र की नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में अक्सर पूरी तरह सूख जाती है? दक्षिण बिहार की पठारी नदियाँ। नेक्स्ट टॉपिक गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के किस जिले और किस स्थान से सर्वप्रथम राज्य में प्रवेश करती है? बक्सर जिले के चौसा के निकट। बिहार की भौगोलिक सीमा के भीतर गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के कुल कितने प्रशासनिक जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी 12 जिलों से। गंगा नदी बिहार को मुख्य रूप से किन 2 बड़े प्राकृतिक भागों में विभाजित करते हैं? उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। बिहार में गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार में गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी तट से निकलने वाली सबसे सहायक नदी है कोसी नदी। गंगा नदी बिहार की सीमा को छोड़कर किस जिले के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? कटिहार जिले में। गंगा नदी बिहार की सीमा को छोड़कर किस जिले के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है? कटिहार जिले के बाद पूरब में पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे जाके मिलती है। पटना और वैशाली, हाजीपुर जिसे बोलते हैं, पहले वैशाली को मतलब अभी जो हाजीपुर है पहले उसे वैशाली बोलते थे। पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाला प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? गंगा नदी सेतु पे। बिहार के मैदानी भाग में गंगा नदी किस प्रकार की अफवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती है? वृक्षाकार या पादपाकार अफवाह प्रतिरूप का। दक्षिण बिहार की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी और मुख्य नदी कौन सी है? सोन नदी। बिहार के किस शहर के समीप गंगा नदी का पाट चौड़ाई सबसे अधिक विस्तृत हो जाता है? पटना नदी में। नेक्स्ट नदी हमारा घाघरा या जिसे हम सरयू नदी भी बोलते हैं। घाघरा नदी मुख्य उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के पठार पर स्थित मापचूचाओ हिमनद। घाघरा नदी बिहार के किस जिले की सीमा से राज्य प्रवेश करती है? घाघरा गोपालगंज और सारण जिले की सीमा से। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में कितने किलोमीटर तक है? लगभग 58 किलोमीटर। इसकी बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश यूपी की सीमा रेखा के रूप में कितने किलोमीटर है? लगभग 58 किलोमीटर और इसकी बिहार में कुल लंबाई लगभग 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर आकर समाहित होती है? छपरा, सारण जिले के निकट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू कहलाने वाली इस नदी को बिहार में समानता किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी। घाघरा नदी का प्रवाह चरित्र बिहार में किस प्रकार के माना जाता है? अत्यधिक तीव्र वेग से बहने वाली। घाघरा नदी का प्रवाह चरित्र बिहार में किस तरह से माना? बूढ़ी गंडक सबसे तीव्र चलती है। अब यहाँ बताया जा रहा है अत्यधिक तीव्र वेग से चलने वाली मैदानी भाग में लाने वाली नदी है, ठीक है। घाघरा नदी का प्रवाह चरित्र बिहार में किस प्रकार का माना जाता है? अत्यधिक तीव्र वेग वाली और मैदानी भागों में बाढ़ लाने वाली नदी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम गंडक नदी को। गंडक नदी का मुख्य उद्गम स्रोत नेपाल के हिमालय क्षेत्र के किस श्रेणी में है? तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी श्रेणी के पास मुस्तांगा क्षेत्र में। नेपाल के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में गंडक नदी को क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? सप्तगंडकी पर्वत में और नारायणी मैदान में। सप्तगंडकी पर्वत में और नारायणी मैदान में। गंडक नदी बिहार के किस जिले और किस विशिष्ट स्थान से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? गंडक नदी जो है पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से। गंडक नदी बिहार के किस जिले और किस विशिष्ट स्थान से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से। गंडक नदी अंततः गंगा में किस स्थान से मिलती है? पहलेजा घाट, हाजीपुर और सोनपुर के निकट। गंडक नदी ऋग्वेद और अन्य पौराणिक ग्रंथों में बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से संबोधित किया जाता है? गंडक नदी को। ऋग्वेद और अन्य पौराणिक ग्रंथों में बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से संशोधित किया जाता है? गंडक नदी से। हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले गोल काले सिलिग्रामी पत्थर मुख्य रूप से किस नदी के तल में पाए जाते हैं? गंडक नदी के। बिहार की प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? गंडक नदी से, वाल्मीकि बैराग द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक बोले बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिले
की पहाड़ी में स्थित है। पश्चिम चंपारण जिले की सोमेश्वर श्रेणी चैतरवा चौर के पास से। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिले के पहाड़ी क्षेत्र से है? पश्चिम चंपारण जिले की सोमेश्वर श्रेणी से। उत्तर बिहार के मैदान में बहने वाली सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी अपना सफर तय करते हुए गंगा में कहाँ जाकर मिलती है? खगड़िया जिले के पास। बूढ़ी गंडक का मार्ग उत्तर बिहार की अन्य सहायक नदियों की तुलना में कैसे? यह अत्यधिक सर्पीला कर मार्ग बनाते हैं और इसमें कई झाड़न झीलें स्थित हैं। बिहार का ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शहर मुख्य रूप से किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक नदी के तट पर। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट टॉपिक है बागमती नदी। बागमती नदी का उद्गम नेपाल की किस पर्वत श्रेणी से होता है? शिवपुरी श्रेणी महाभारत श्रृंखला नेपाल से। बागमती नदी का उद्गम नेपाल की किस पर्वत श्रृंखला से होता है? शिवपुरी नदी से। बागमती नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? बागमती सीतामढ़ी जिले सोरबतिया गांव के पास से। बागमती नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिला सोरबतिया गांव के पास से। बागमती नदी वर्तमान समय में सीधे गंगा में ना मिलकर किस नदी तंत्र में समाहित हो जाती है? कोसी नदी या बूढ़ी गंडक के पुराने चैनल में। बागमती नदी वर्तमान समय में सीधे गंगा में ना मिलकर किस नदी तंत्र में समाहित हो जाती है? कोसी नदी या बूढ़ी गंडक के पुराने चैनल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बागमती नदी के तट पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बागमती नदी के तट पर। लाल बकेया और लखन देई बिहार की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? बागमती नदी की। लाल बकेया और लखन देई बिहार की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? बागमती नदी की। कमला नदी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कमला नदी। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? महाभारत श्रेणी के नेपाल में। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कमला नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी के नेपाल में। कमला नदी बिहार के किस जिले और किस गांव के समीप से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? मधुबनी जिले के जयनगर के पास उल्हा गांव में। कमला नदी बिहार के किस जिले और किस गांव के समीप से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? मधुबनी जिले के जयनगर के पास उल्हा गांव में। कमला नदी बिहार के किस जिले और किस गांव के समीप से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? मधुबनी जिले के जयनगर के पास उल्हा गांव से। मिथिलांचल संस्कृति में किस नदी को अत्यंत पवित्र मानकर गंगा के समान आदर दिया गया? कमला नदी को। कमला नदी की वह कौन सी मुख्य सहायक नदी है जो इसके साथ मिलकर विस्तृत बाढ़ क्षेत्र बनाती है? बलान नदी। संयुक्त रूप से इन्हें कमला बलान कहा जाता है। कमला नदी अंततः किस बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है? कोसी नदी प्रणाली का। नेक्स्ट टॉपिक कोसी नदी। कोसी नदी का मुख्य उद्गम स्रोत तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित किस पर्वत के पास है? गोसाई थान चोटी के पास सप्त कौशिकी में। कोसी नदी का मुख्य उद्गम स्रोत तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित किस पर्वत श्रेणी के पास है? गोसाई थान चोटी के पास से। कोसी नदी किन मुख्य 3 धाराओं के मुख्य रूप से मिलने से बनती है, जिसमें सबसे बड़ी धारा अरुण है? अरुण, सन, कोसी और तामुर कोसी। अरुण, सन, कोसी और तामुर कोसी। कोसी नदी बिहार के किस जिले में और किस स्थान से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? सुपौल जिले के चतरा नामक स्थान से। अपने अनियंत्रित स्वभाव और विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कोसी नदी ने पिछले 250 वर्षों में पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग कितने किलोमीटर का मार्ग विस्थापित किया? लगभग 120 से 150 किलोमीटर का। कोसी नदी गंगा नदी में किस जिले के अंतर्गत आकर मिलती है? कटिहार जिले के कुरसोला के पास आकर। कोसी नदी गंगा नदी में किस जिले के अंतर्गत आकर मिलती है? कटिहार जिले के कुरसोला के पास आकर। कोसी नदी का विस्तृत दलदली और जलोढ़ मैदान बिहार के किस विशेष कृषि क्षेत्र का निर्माण करती है? कोसी का दियार या कछार क्षेत्र मखाना और जूट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी का विस्तृत दलदली और जलोढ़ मैदान बिहार के किस विशेष कृषि क्षेत्र का निर्माण करती है? तो कोसी का दियारा या कछार क्षेत्र, जिसे मखाना और जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाल्दीराम पहाड़ी जो दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में है। महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? महाल्दीराम पहाड़ी, दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल। महानंदा नदी बिहार के किस सीमावर्ती जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? किशनगंज जिले में। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। उत्तर बिहार के मैदानी भाग की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तर बिहार के मैदानी भाग की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा के किस स्थान पर जाकर विलीन होती है? महानंदा नदी जो है गोदावरी घाट, जो मालदा जिला पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश सीमा के साथ निकट है। बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के बीच कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? महानंदा नदी।
मेची और नागर नदियाँ बिहार की किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ? महानंदा नदी की। मेची और नागर नदियाँ बिहार की किस मुख्य नदी का सहायक नदी है? महानंदा नदी। नेक्स्ट टॉपिक है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम भारत के किस पठारी भाग से होता है? अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? MP में, और ये मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में है। सोन नदी का उद्गम भारत के किस पठारी भाग से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। सोन नदी बिहार के किस जिले से राज्य की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? रोहतास जिले से। दक्षिण बिहार के पठारी भाग से आने वाली सबसे लंबी और सर्वाधिक जलभराव वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी गंगा में किस स्थान पर आकर समाहित हो जाती है? मनेर के पास, दानापुर के निकट, पटना जिला में। बिहार के किन दो पश्चिम जिलों के बीच सोन नदी एक लंबी प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है? रोहतास और औरंगाबाद जिले के बीच। बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक सिंचाई परियोजना डेहरी एनीकट बांध किस नदी पर निर्मित है? सोन नदी पर 1874 ईस्वी में निर्मित हुआ है। बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना डेहरी एनीकट बांध किस नदी पर निर्मित है? सोन नदी पर। पटना को भोजपुर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक अब्बुल बारी पुल, कोइलबर पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर। पटना को भोजपुर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक अब्दुल बारी पुल जो है किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। रिहंद और उत्तरी कोयल किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो सोन नदी तंत्र का हिस्सा है? सोन नदी का। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस पहाड़ी क्षेत्र में है? कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र, सारोदागा में। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिहार की किस नदी के जल को छूना या स्नान करना अपवित्र या कर्मों का नाश करने वाला माना जाता है? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए अंततः कहाँ गंगा में मिलती है? चौसा, बक्सर में। बिहार के सुदूर दक्षिण पश्चिम हिस्से में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, पलामू क्षेत्र, झारखंड के पास। पुनपुन नदी झारखंड के से बहकर बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? औरंगाबाद जिले में। पुनपुन नदी गंगा नदी में किस ऐतिहासिक स्थान पर आकर दक्षिण की ओर बहती है? पुनपुन नदी गंगा नदी के किस ऐतिहासिक स्थान पर आकर दक्षिण की ओर से मिलती है? फतुहा, पटना जिले के निकट से। प्राचीन काल के बौद्ध और जैन ग्रंथों में पुनपुन नदी को किन पवित्र नामों से पुकारा गया? पुनपुन नदी को कीकट और बामागधी नदी के नाम से, कीकट और बामागधी नदी के नाम से पुनपुन को पुकारा गया था। राम रेखा, दर्रा और मोहर्रा बिहार की किस नदी की मुख्य धारा सहायक नदी है? पुनपुन नदी की। राम रेखा, दर्धा और मोरहर बिहार की किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? पुनपुन नदी की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फल्गु नदी। फल्गु नदी का निर्माण किन दो मुख्य पहाड़ी धाराओं के आपस में मिलने से हुआ? निरंजना और मोहना नदी। निरंजना को लीलाजन भी कहते हैं। फल्गु नदी की मुख्य मूल धाराएं छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से से निकलते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग क्षेत्र के पास से। बिहार का सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक शहर गया किस नदी के निकट अवस्थित है? फल्गु नदी के। गया जो है फल्गु नदी के निकट स्थित है। बिहार का सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक शहर गया किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु नदी के तट पे। सनातन धर्म में पितृपक्ष के दौरान देश विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान की रस्म फल्गु नदी में। फल्गु नदी को उसके सूखे रेतीले धरातल और जमीन के नीचे जल प्रवाह के कारण किस नाम से जाना जाता है? अंतःसलिला। फल्गु नदी गया से आगे बढ़कर जहानाबाद और पटना जिले में किस निचले क्षेत्र में जाकर विलीन हो जाती है? मोकामा टाल की ओर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित भारत का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम किस नदी पर बनता है? फल्गु नदी पे। गयाजी डैम फल्गु नदी। सकरी और चानन, पंचानन नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? सकरी और चानन। सकरी नदी का उद्गम कहाँ से? छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग, झारखंड से। सकरी नदी का उद्गम। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो उत्तर बिहार की नदियों की तरह अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? सकरी नदी। सकरी नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों के कृषि क्षेत्रों को सिंचती है? नवादा, शेखपुरा, पटना और गया जिला। नवादा, शेखपुरा, पटना और गया जिला। सकरी नदी। सकरी नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों के कृषि क्षेत्र को सिंचती है? नवादा, शेखपुरा, पटना और गया जिला। चानन नदी को पंचानन नदी के नाम से क्यों संबोधित करते हैं? चानन को पंचानन नदी से क्यों संबोधित करते हैं? क्योंकि यह छोटा नागपुर पठार से निकलते समय 5 छोटी पहाड़ी धाराओं के मेल से बनती है। चानन नदी मुख्य रूप से बिहार के किस ऐतिहासिक जिले के क्षेत्र में प्रवाहित होती है? नालंदा और नवादा जिले में। चानन नदी जो है मुख्य रूप से बिहार के किस ऐतिहासिक जिले के क्षेत्र में प्रवेश करती है? नालंदा और नवादा जिले में।
अजय एवं क्यूल नदी का अपवाह तंत्र। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस क्षेत्रीय पहाड़ी जिले से होता है? जम्मू जिले के बटकाड़ क्षेत्र से। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस दक्षिणी पहाड़ी जिले से है? अजय नदी का उद्गम बिहार के किस दक्षिणी पहाड़ी जिले से है? तो जम्मू जिले के बटकाड़ क्षेत्र से। अजय नदी जम्मू से निकलकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर भागीरथी गंगा नदी में विलीन होता है? कटवा, पश्चिम बंगाल के पास, कटवा के पास से। क्यूल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, गिरिडीह जिला, झारखंड। क्यूल नदी बिहार के जमुई में प्रवेश करने के बाद किस जिले के सूर्यगढ़ा के समीप गंगा में मिलती है? लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा। उत्तर बिहार की नदियों की घाटियाँ दक्षिण बिहार की तुलना में कैसी है? अधिक उथली और चौड़ी, जो गाद के कारण जल्दी भर जाती है। दक्षिणी बिहार की नदियाँ किस प्रकार की भूगर्भीय संरचना और चट्टानों का काटकर अपना मार्ग बदलती है? कठोर कड़े पठारी, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टाजाइट चट्टानों को। बिहार में सबसे ऊंचे और प्रसिद्ध जलप्रपात बनाने वाली प्रवृत्ति किस क्षेत्र की नदी में पाई जाती है? दक्षिणी बिहार की पठारी नदियों में, जैसे कोलकाता, दुर्गावती प्राप्त। बिहार में सबसे ऊंचे और प्रसिद्ध जलप्राप्त बनाने की प्रवृत्ति किस क्षेत्र की नदी में पाई जाती है? दक्षिणी बिहार की पठारी नदियों में, जैसे कोलकाता, दुर्गावती। गंगा के दक्षिणी तट के समानांतर प्राकृतिक बांध के कारण नदियों का पानी जमा होने से निर्मित मोकामा टाल क्षेत्र का मुख्य कारण कौन सी नदी है? पुनपुन, फल्गु और हरहर नदी। उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियों का पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही भौगोलिक क्रम क्या है? पहले घाघरा नदी उत्तर से आएगी, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी, फिर महानंदा। पश्चिम से पूर्व की ओर घाघरा उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। उत्तर से आने वाली पहले घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली बिहार की मुख्य नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही भौगोलिक क्रम क्या है? दक्षिण की ओर से कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदी। कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, अजय नदी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गंगा आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत किस प्रखंड में मराची गांव के समीप से गंगा जल का उत्थान किया जा रहा है? मोकामा प्रखंड से। पुस्तक के अनुसार गंगा जल आपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किन 3 ऐतिहासिक नगरों को जल आपूर्ति प्रदान करना है? राजगीर, गया और बोधगया को। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत इन 3 शहरों के लोगों को कौन कौन सा जल उपलब्ध कराया जा रहा है? पीने का शुद्ध जल और घरेलू कार्यों के लिए गंगा जल। पीने के लिए शुद्ध जल और घरेलू कार्यों के लिए गंगा जल। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के किस जिले के तटवर्ती क्षेत्रों से पानी को लिफ्ट किया जाता है? पटना जिला, मोकामा से। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के किस जिले के तटवर्ती क्षेत्र से पानी को लिफ्ट किया जाता है? पटना जिला, मोकामा। दक्षिणी बिहार के जल संकट से जूझ रहे इन शहरों के लिए यह योजना किस प्रकार की आपूर्ति सुनिश्चित करती है? बारहमासी पेयजल आपूर्ति। गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार सरकार के किस 7 निश्चय या पर्यावरण कार्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा है? जल जीवन हरियाली अभियान का। मोकामा से राजगीर और गया तक पानी ले जाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? मोकामा से राजगीर और फिर गया तक पानी ले जाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? लिफ्ट प्रणाली और पाइपलाइन नेटवर्क। इस योजना से राजगीर, गया और बोधगया के अतिरिक्त किस चौथे शहर को भी लाभान्वित करने का लक्ष्य द्वितीय चरण रखा गया? नवादा को भी। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत मोकामा से पानी उठाकर मुख्य जलाशय तक पहुंचाने के लिए कहां पर इंटेक वेल बनाया गया है? हथीदह, मोकामा के समीप बनाया गया है। इस योजना के तहत राजगीर में जल भंडारण के लिए किस पहाड़ी के पास जलाशय बनाया गया है? जेठियन पहाड़ी के पास। इस योजना के तहत राजगीर में जल भंडारण के लिए किस पहाड़ी के पास जलाशय बनाया गया है? जेठियन पहाड़ी के समीप। गया शहर के लिए गंगा जल को शुद्ध करने हेतु मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP कहाँ स्थापित है? मानपुर, गया में। गया शहर के लिए गंगा जल को शुद्ध करने हेतु मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मानपुर, गया में। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मानक तय किया गया? 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मानक तय किया गया? 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। गंगा जल आपूर्ति योजना के मुख्य पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। गंगा जल आपूर्ति योजना के मुख्य पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। इस पूरी परियोजना की कुल संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति लागत
कितना लगा है? 4,51,000 5.22 करोड़। 4,51,000 5.22 करोड़। राजगीर में इस योजना का आधिकारिक लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को किया गया है? 27 नवंबर 2022 को। राजगीर में इस योजना का आधिकारिक लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को किया गया? 27 नवंबर 2022 को। गया और बोधगया में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कब की गई है? 28 नवंबर 2022 को। रोजगार में इस योजना का आधिकारिक लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 27 नवंबर 2022 तिथि को किया गया, जबकि बोध गया और गया में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 28 नवंबर 2022 को किया गया। इस योजना के दूसरे चरण के तहत नवादा शहर में गंगा जल आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया है? 15 दिसंबर 2023 को। इस योजना के दूसरे चरण के तहत नवादा शहर में गंगा जल आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया? 15 दिसंबर 2023 को। मानसून के दौरान गंगा नदी के अतिरिक्त जल को कितने दिनों तक स्टोर करने के लिए जलाशयों की क्षमता बनाई गई है? 120 दिनों के लिए। मानसून के दौरान गंगा नदी के अतिरिक्त जल को कितने दिनों तक स्टोर करने के लिए जलाशयों की क्षमता बनाई गई? 120 दिनों के लिए। इस योजना का मुख्य लाभ दक्षिण बिहार के किन शहरों को किस प्राकृतिक आपदा समस्या से मुक्ति दिलाना है? गर्मियों में अत्यधिक जल संकट और भूजल स्तर का गिरना। गंगा जल आपूर्ति के लिए किन 3 स्थानों पर विशाल जलाशयों का निर्माण किया जाएगा? राजगीर और गया में तेतर एक जगह वहाँ पे, और अबगिल्ला गया में 2 जगह, तेतर और अबगिल्ला, और एक राजगीर में। गंगा जल आपूर्ति के लिए किन 3 स्थानों पर विशाल जलाशयों का निर्माण किया जाएगा? तेतर में, अबगिल्ला में और राजगीर में। तेतर और अबगिल्ला गया में है और राजगीर में। इस योजना के तहत किस पहाड़ी क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पाइपलाइन बिछाई गई है? जेठियन और राजगीर की पहाड़ियों के समानांतर। जेठियन और राजगीर की पहाड़ियों के समानांतर। जेठियन मतलब गया। यह योजना किस वर्ष तक की अनुमानित जनसंख्या की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है? वर्ष 2051 तक। वर्ष 2051 तक। गंगा जल उद्वय योजना का निर्माण। गंगा जल उद्वय योजना का निर्माण मुख्य रूप से किस निर्माण एजेंसी या विंग द्वारा किया गया है? मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और जल संसाधन विभाग के द्वारा। गंगा जल उद्वय योजना का निर्माण मुख्य रूप से किस निर्माण एजेंसी या विंग द्वारा किया गया है? मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और जल संसाधन विभाग के द्वारा। दक्षिण बिहार के गया क्षेत्र में इस योजना के आने से फल्गु नदी के किनारे स्थित किस पौराणिक स्थल को भी लाभ मिला है? विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को। यह योजना बिहार में नदी जल के अंतर्वेशन स्थानांतरण इंटरवेशन वाटर ट्रांसफर का कैसा उदाहरण है? यह उत्तर मध्य बिहार की सरप्लस नदी गंगा के पानी को दक्षिण के सूखाग्रस्त बेसिन में भेजने का अनुष्ठान है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घाघरा या सरयू नदी। घाघरा या सरयू नदी एक ही है दोनों। पुस्तक के अनुसार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, पश्चिम में है यूपी, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, में प्रवाहित होने वाली घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के माप चांचुंगो हिमनद ग्लेशियर से है। तिब्बत में माप चांचुंगो हिमनद ग्लेशियर से है घाघरा नदी का उद्गम स्थल। घाघरा नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? 83 किलोमीटर की। घाघरा नदी बिहार की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किस जिले में प्रवेश करती है? गोपालगंज और सारण जिले की सीमा पर। बिहार के किस जिले में घाघरा नदी का प्रवाह पूर्ण रूप से समाप्त होकर गंगा में मिल जाता है? सारण जिला छपरा के निकट, वहाँ पर समाप्त हो जाता है घाघरा नदी और गंगा में मिल जाता है। घाघरा नदी का बिहार के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक और व्यापारिक स्थल के पास गंगा नदी में संगम होता है? रेवलगंज, छपरा के निकट है एक रेवलगंज, वहीं से जाकर गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विशेषकर अयोध्या में घाघरा नदी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? यूपी में जो अयोध्या आई, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विशेषकर अयोध्या में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से। तिब्बत और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी के नाम से। तिब्बत और नेपाल के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से जब घाघरा नदी निकलती है तो वहाँ के लोग उसे कहते हैं कर्णाली नदी। वर्ल्ड फेमस है ये घाघरा नदी, और हर जगह के हिसाब से लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे यूपी में इसे सरयू नदी बोलते हैं, और तिब्बत और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे घाघरा नदी, कर्णाली नदी बोलते हैं। जल आयतन, वाटर वॉल्यूम के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा नदी। जल आयतन के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? घाघरा नदी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी बिहार के किस प्रशासनिक प्रखंड के अंतर्गत आता है? सारण प्रखंड के अंतर्गत।
नेपाल हिमालय को पार करते समय घाघरा कर्णाली नदी किस प्रकार की भौगोलिक आकृति का निर्माण करती है? सीसा पानी के पास एक अत्यंत क्या है यार सीसा पानी के पास एक अत्यंत गहरे गौर्ज महाखंड का सीसा पानी के पास एक अत्यंत गहरे गौर्ज महाखंड का। घाघरा नदी की कुल लंबाई तिब्बत नेपाल और भारत मिलाकर लगभग कितना है? तिब्बत नेपाल और भारत मिलाकर टोटल 1080 किलोमीटर है घाघरा नदी की कुल लंबाई। जब तक वो गंगा में मिल रही है, जहाँ से निकल रही है, जैसे तिब्बत नेपाल और भारत में सब मिला के उसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी गंगा के किस तट से आकर मिलने वाली सहायक नदी है? बाएं लेफ्ट बैंक की सहायक नदी है। लेफ्ट से गंगा की लेफ्ट साइड से आके घाघरा मिलती है। गंगा नदी की लेफ्ट साइड से घाघरा मिलती है। शारदा नदी जिसे काली नदी भी बोलते हैं, भारत के मैदानी भाग में किस नदी में आकर विलीन हो जाती है? घाघरा नदी। अच्छा, शारदा नदी घाघरा में आकर विलीन होती है। राप्ती नदी और छोटी गंडक किस प्रमुख नदी तंत्र का सहायक नदी है? घाघरा नदी का। जैसे शारदा नदी जिसे काली नदी बोलते हैं, उसी तरह से राप्ती नदी और छोटी गंडक भी घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। बिहार के किस जिले में घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? सारण जिले। घाघरा नदी का बहाव क्षेत्र बिहार के किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, घाघरा गंडक दोआब। घाघरा नदी का बहाव घाघरा नदी का बहाव क्षेत्र बिहार के किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, घाघरा गंडक दोआब। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने किस नदी में जल समाधि ली थी, जो वास्तव में घाघरा का ही रूप है? सरयू नदी में ही भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी घाघरा नदी में, जिसे सरयू नदी बोलते हैं। घाघरा नदी में बाढ़ की स्थिति मुख्य रूप से किस मौसम में उत्पन्न होती है? मानसून, वर्षा ऋतु में, क्योंकि यह ग्लेशियर और भारी वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती है। घाघरा नदी में बाढ़ की स्थिति मुख्य रूप से किस मौसम में उत्पन्न होती है? मानसूनी, वर्षा ऋतु में, क्योंकि यह ग्लेशियर और भारी वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती है। घाघरा नदी का अपवाह तंत्र किस प्रकार का प्रतिरूप का निर्माण है? पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का। घाघरा नदी का अपवाह तंत्र किस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण है? तो घाघरा नदी का अपवाह तंत्र है जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने अपने यात्रा वृत्तांत में घाघरा नदी को क्या नाम दिया था? सरबोश। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता था एक टॉलेमी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में घाघरा नदी को क्या नाम दिया था? सरबोश। बिहार के सारण जिले का कौन सा हिस्सा घाघरा और गंगा को दोआब क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पश्चिम हिस्सा, जैसे कि मांझी और रेवलगंज प्रखंड। बिहार के सारण जिले का कौन सा हिस्सा घाघरा और गंगा के दोआब क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पश्चिम हिस्सा, जैसे मांझी और रेवलगंज प्रखंड। घाघरा नदी के मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव सबसे अधिक पाया जाता है? घाघरा नदी के मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव सबसे अधिक पाया जाता है? बालू प्रधान, जलोढ़ या खादर मिट्टी का। घाघरा नदी के मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव सबसे अधिक पाया जाता है? बालू प्रधान, जलोढ़ या खादर मिट्टी का। घाघरा बेसिन में मुख्य रूप से कौन सी खरीफ और रबी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूं और गन्ना। घाघरा बेसिन में मुख्य रूप से कौन सी खरीफ और रबी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूं और गन्ना। घाघरा नदी बिहार की सीमा में कुल कितने किलोमीटर आधिकारिक रूप से संशोधित तथ्य तथा यूपी के साथ सीमा साझा करती है? घाघरा नदी बिहार की सीमा में कुल कितने किलोमीटर तक यूपी के साथ सीमा साझा करती हुई चलती है? लगभग 94 किलोमीटर, जब शुद्ध रूप से आंतरिक प्रवाह पाठ्यक्रम के अनुसार 83 किलोमीटर तक। ऐसे 94 किलोमीटर बोला, ऐसे 83 किलोमीटर ही सही है। घाघरा नदी बिहार की सीमा से कुल यूपी के साथ जो बहती है वो 83 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार गंडक नदी को किन अन्य 7 नामों से जाना जाता है? गंडक नदी को 7 अन्य नामों से जाना जाता है। सातागोड़ू, सदानंदी, काली गंडकी, नारायणी, सालिग्रामी, मरमांते और कुंताने। मरमांते, सालिग्रामी, सातागोंडू, सदानंदी, काली गंडकी, गंडक को काली गंडकी, नारायणी तो मेरा नाम है यार। काली गंडकी, नारायणी, कुंताने, मरमांते, सालिग्रामी, सातागोडू, ये सारे गंडक नदी के अन्य नाम हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? अन्नपूर्णा श्रेणी के अन्नपूर्णा प्रथम और धौलागिरी के मध्य। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर किस पर्वत श्रेणी के मध्य? अन्नपूर्णा श्रेणी के अन्नपूर्णा प्रथम और धौलागिरी के मध्य। धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को काटकर गंडक नदी नेपाल में किस भौगोलिक संरचना का निर्माण करती है? धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर
गंडक नदी नेपाल में किस भौगोलिक संरचना का निर्माण करती है? एक अत्यंत गहरे गॉर्ज महाखंड का। गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। गंडक नदी जो है बिहार की सीमा में, गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान में प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण के पास। गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस ऐतिहासिक स्थान के पास मैदान में उतरती है? भैंसा लोटन, वाल्मीकि नगर के पास। भैंसा लोटन, वाल्मीकि नगर के पास। बिहार में गंडक नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? बिहार में गंडक नदी की लंबाई 322 किलोमीटर की है। 322 किलोमीटर की है। गंडक नदी का बिहार में गंगा नदी के साथ संगम कहाँ और किन दो प्रसिद्ध शहरों के बीच होता है? सोनपुर और हाजीपुर के मध्य, पटना के सामने। सोनपुर और हाजीपुर, सोनपुर और हाजीपुर के मध्य, पटना के सामने गंडक नदी का बिहार के गंगा नदी के साथ संगम होता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गंडक और गंगा के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर पशु मेला। गंडक और कार्तिक पूर्णिमा, प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गंडक और गंगा के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर पशु मेला। प्राचीन के ग्रंथों और वेदों में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा गया है? ऐसे तो गंडक को 7 नामों से पुकारा गया है, जिसका अर्थ हमेशा जल से भरी रहने वाली होती है। सदा नीरा, गंडक को सदा नीरा के नाम से भी पुकारा गया। गंडक नदी के ऊपरी पर्वतीय भाग में मिलने वाले विशेष काले गोल पत्थरों के कारण इसे क्या कहा जाता है? सालिग्रामी नदी। गंडक नदी के ऊपरी पर्वतीय भाग में मिलने वाली विशेष काले गोल पत्थरों के कारण इसे क्या कहा जाता है? सालिग्रामी नदी। बौद्ध और हिंदू दोनों ग्रंथों में गंडक का कौन सा नाम इसके आर्थिक या बहुमूल्य होने का संकेत देती है? हिरण्यवर्ती, सोने के कणों की उपस्थिति के कारण। बौद्ध और हिंदू दोनों ग्रंथों में गंडक का कौन सा नाम इसके आर्थिक और बहुमूल्य होने का संकेत है? सोना मिलता है गंडक नदी में। हिरण्यवती, सोने के कणों की उपस्थिति के कारण। नेपाल के तराई मैदानों में प्रवेश करते ही गंडक नदी का नाम क्या हो जाता है? नारायणी नदी। नेपाल के तराई मैदानों में प्रवेश करते ही गंडक नदी का नाम क्या हो जाता है? नारायणी नदी। गंडक नदी भारत के किन दो राज्यों के बीच एक लंबी प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक नदी जो है भारत के किन दो राज्यों के बीच, गंडक नदी भारत के किन दो राज्यों के बीच एक लंबी प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक नदी भारत के किन दो राज्यों के बीच, गंडक नदी भारत के किन दो राज्यों के बीच एक लंबी प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। यूपी और बिहार। गंडक नदी भारत के किन दो राज्यों के बीच एक लंबी प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक नदी की कुल लंबाई नेपाल और भारत मिलाकर कितना है? गंडक नदी की कुल लंबाई नेपाल और भारत को मिलाकर 630 किलोमीटर की है। गंडक नदी की कुल लंबाई नेपाल और भारत मिलाकर कितना है? 630 किलोमीटर। गंडक नदी की कुल लंबाई नेपाल और भारत मिलाकर कितना है? 630 किलोमीटर। भारत नेपाल सीमा पर सिंचाई और जल विद्युत के लिए गंडक नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बैराज बनाया गया? वाल्मीकि नगर बैराज, त्रिवेणी बैराज जिसे बोलते हैं। भारत नेपाल सीमा पर सिंचाई और जल विद्युत के लिए गंडक नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बैराज बनाया गया? वाल्मीकि नगर बैराज, त्रिवेणी बैराज। गंडक नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों से होकर प्रवाहित होती है? गंडक नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों से होकर प्रवाहित होती है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली। गंडक नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों से होकर प्रवाहित होती है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली। पटना, मुजफ्फरपुर को सारण और वैशाली से होकर गंडक नदी 7 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पूर्वी तट पर फैला हुआ है? गंडक नदी के तट पर। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पूर्वी तट पर फैला है? गंडक नदी का तट पे। गंडक नदी मुख्य रूप से किस प्रकार के अफवाह तंत्र का हिस्सा है? गंगा नदी के तंत्र का। गंडक नदी मुख्य रूप से किस प्रकार के अफवाह तंत्र का हिस्सा है? गंगा नदी तंत्र। बाएं तट की सहायक नदी। गंडक नदी द्वारा यूपी के मैदान में किस प्रकार की उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किया गया है? नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी का। गंडक नदी द्वारा उत्तर बिहार के मैदान में किस प्रकार की उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किया गया? नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी का। गंडक परियोजना के तहत निकाली गई मुख्य नहरें बिहार के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंचाई करते हैं? तिरहुत और सारण प्रखंड के जिले। गंडक परियोजना के तहत निकाली गई मुख्य नहरें बिहार के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंचाई करती है? तिरहुत और सारण प्रखंड के जिलों में।
त्रिवेणी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? गंडक नदी से। गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? नेपाल में। गंडक नदी के जल ग्रहण कैचमेंट एरिया का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? नेपाल में। वैशाली जिले का मुख्य प्रशासनिक केंद्र हाजीपुर किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। वैशाली जिले का मुख्य प्रशासनिक केंद्र हाजीपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंडक नदी के किनारे। ऐतिहासिक काल में वैशाली के लिच्छवी गणराज्य और मगध साम्राज्य के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा थी? गंडक नदी। ऐतिहासिक काल में वैशाली के लिच्छवी गणराज्य और मगध साम्राज्य के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा थी? गंडक नदी। गंडक नदी में पाए जाने वाले किस जलीय जीव को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अत्यंत सुरक्षित श्रेणी में रखा गया? घड़ियाल और गोंगे डॉल्फिन को। गंडक नदी में पाए जाने वाले किस जलीय जीव को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अत्यंत सुरक्षित श्रेणी में रखा गया? घड़ियाल और गंगे डॉल्फिन को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी पुस्तक के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस पहाड़ी क्षेत्र में हुआ? सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिणी ढाल क्षेत्र में। बूढ़ी गंडक नदी पश्चिम चंपारण के किस प्रसिद्ध चौरे से मुख्य रूप से निकलती है? चौतरवा चौरे से। जलाभाव क्षेत्र जिसे कहते हैं। बूढ़ी गंडक नदी पश्चिम चंपारण के किस प्रसिद्ध चौर से निकलती है? चौतरवा चौर से। अपनी उत्पत्ति के पूर्वाधि पर्वतीय और मैदानी मार्गों में बूढ़ी गंडक को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? सिकराना नदी के नाम से। अपनी उत्पत्ति के शुरुआती दौर में पर्वतीय और मैदानी मार्ग में बूढ़ी गंडक को किस नाम से जाना जाता है? सिकराना नदी। किस प्रसिद्ध सहायक नदी के मिलने के बाद सिकराना नदी का नाम बूढ़ी गंडक मिला? तिऊर नदी के मिलने के बाद उसका नाम सिकराना नदी पड़ा। किस प्रसिद्ध सहायक नदी के मिलने के बाद सिकराना नदी का नाम बूढ़ी गंडक नाम पड़ा है? तिऊर नदी। बूढ़ी गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बूढ़ी गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर की? 355 किलोमीटर। इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसमें 320 किलोमीटर दिया हुआ है। ऐसे 355 बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार में कुल कितनी किलोमीटर के? 355 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह मार्ग उत्तर बिहार की किस मुख्य नदी के समानांतर है? गंडक नदी के समांतर। बूढ़ी गंडक नदी के प्रवाह मार्ग उत्तर बिहार की किस नदी के समांतर है? बूढ़ी गंडक का गंडक नदी के समानांतर। बूढ़ी गंडक नदी का बहाव मुख्य रूप से किस दिशा की ओर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने के बाद बूढ़ी गंडक कितने किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और फिर अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? 56 किलोमीटर। पूर्णतः बिहार राज्य के भीतर ही उत्पन्न होने और बहने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? बिहार राज्य के अंदर ही उत्पन्न होती है और उसी में बहती है। वो राज्य है वो नदी है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी का गंगा नदी के साथ अंतिम संगम बिहार के किस जिले में होता है? खगड़िया जिले में। बूढ़ी गंडक नदी का गंगा नदी के साथ अंतिम संगम बिहार के किस जिले में होता है? खगड़िया जिले में। खगड़िया में गंगा नदी में विलीन होने से ठीक पहले बूढ़ी गंडक किस शहर के पूर्वोत्तर से होकर गुजरती है? खगड़िया में गंगा नदी में विलीन होने से ठीक पहले बूढ़ी गंडक किस शहर के पूर्वोत्तर से होकर गुजरती है? मुंगेर शहर के पूर्वोत्तर से होकर गुजरती है खगड़िया में विलीन होने से पहले बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार का कौन सा प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया। इसलिए तो खगड़िया से डायरेक्ट गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार का कौन सा प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर क्रमिक रूप से प्रवाहित होती है? बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किन किन जिलों से होकर क्रमिक रूप से प्रवाहित होती है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। पुस्तक में दी गई बूढ़ी गंडक की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बूढ़ी गंडक की मुख्य सहायक नदियाँ डंडा, पंडई, मसान, तिलावे, धनौती और अजनकोटे। पुस्तक में दी गई बूढ़ी गंडक की सहायक नदी। बूढ़ी गंडक की मुख्य सहायक नदियाँ डंडा, कौन सा नाम है? डंडा, पंडई, मसान, शमशान बोल देता है इसे बढ़िया, मसान, तिलाबो, धनौती, अजनकोटे, डंडा, पंडई, मसान, तिलावे, धनौती, अजनकोट। कोहरा, बालोर और सिकता किसकी उप सहायक नदियाँ हैं जो बूढ़ी गंडक तंत्र का हिस्सा है? बूढ़ी गंडक नदी का। ये सारे मुख्य नदी हैं और बहुत सारी नदियाँ। कोहरा, बालोर और सिकता किसकी उप सहायक नदियाँ हैं जो बूढ़ी गंडक तंत्र का हिस्सा है? बूढ़ी गंडक नदी का। बूढ़ी गंडक को गंडक नदी का
परित्यक्त मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूवैज्ञानिक इतिहास में गंडक नदी पहले इसी मार्ग से बहती थी, जो बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई है। बूढ़ी गंडक को गंडक नदी का परित्यक्त मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूवैज्ञानिक इतिहास में गंडक नदी पहले इसी मार्ग में बहती थी, जो बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई है। गंडक नदी उत्तर बिहार की अन्य नदियों की तुलना में बूढ़ी गंडक में बाढ़ की गति अत्यधिक तीव्र क्यों होती है? इसके अत्यधिक घुमावदार विसर्पी मार्ग और संकीर्ण नदी तट के कारण इसके अत्यधिक घुमाव, क्योंकि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुड़ा है। बूढ़ी गंडक नदी द्वारा छोड़े गए विसर्पों से विसर्पों से उत्तर बिहार में किन संरचनाओं का निर्माण होता है? गोखुर झीलों का, जिन्हें स्थानीय भाषा में मन या चौर कहते हैं। बूढ़ी गंडक नदी द्वारा छोड़े गए विसर्पों से उत्तर बिहार में किन संरचनाओं का निर्माण होता है? गोखुर झीलों का, जिन्हें स्थानीय भाषा में मन या चौर कहते हैं। बेगूसराय की प्रसिद्ध कांवर झील रामसर साइट किस नदी के पुराने विसर्प और बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती है? बूढ़ी गंडक नदी का। बेगूसराय की जो प्रसिद्ध कांवर झील है, बेगूसराय में जो प्रसिद्ध कांवर झील है, किस नदी के पुराने विसर्प और बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती है? कांवर झील किस नदी का, मतलब कौन सा ऐसा नदी है जो अपना विसर्प उस पे छोड़ा है तो वो बना है? तो बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक का जल ग्रहण क्षेत्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों से घिरा है? शिवालिक की तराई और उत्तर बिहार का मध्य मैदानी भाग। बूढ़ी गंडक का जल मार्ग किस क्षेत्र बूढ़ी गंडक का जल ग्रहण क्षेत्र किस प्रकार की स्थलाकृति से घिरा है? शिवालिक की तराई और उत्तर बिहार का मध्य मैदानी भाग। शिवालिक की तराई और उत्तर बिहार का मध्य मैदानी भाग। मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध सिकंदरपुर मन झील एक झील है। मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध सिकंदरपुर मन झील किस नदी के पुराने मार्ग का अवशेष है? बूढ़ी गंडक नदी का। वाह, अपना अवशेष छोड़ के झील नदी दोनों बना दी बूढ़ी गंडक नदी, इतना पावर इसका। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर मन में एक झील है जिसे बूढ़ी गंडक नदी ने बनाया। बिहार के समस्तीपुर जिले को बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? समस्तीपुर में जो सबसे अधिक बाढ़ आती है उसको प्रभावित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी गंगा के किस तट पर मिलने वाली नदी है? बाएं तट पर। गंगा के बाएं तट पर मिलती है बूढ़ी गंडक नदी। क्या बूढ़ी गंडक नदी का कोई भी हिस्सा नेपाल देश की सीमा के भीतर से प्रवाहित होता है? नहीं, इसका संपूर्ण मार्ग और उद्गम केवल बिहार भारत के हिस्से में ही है। क्या बूढ़ी गंडक नदी कोई भी हिस्सा नेपाल देश? नो। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया के पास किस मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग या रेल मार्ग के पुलों को पार करते हुए गंगा मिलते हैं? बरौनी कटिहार रेलखंड और उससे जुड़ी खगड़िया के तटीय मैदानी मार्गों में। बरौनी कटिहार रेलखंड और उससे जुड़े खगड़िया के तटीय मैदानी मार्गों को। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया के पास किन मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग या रेल मार्ग के पुलों को पार करते हुए गंगा में मिलती है? बरौनी कटिहार रेलखंड और उससे जुड़े खगड़िया के तटीय मैदानी भागों से।